जी, मेरे पैसे दे दीजिए जो आपके पास जमा करवाए थे। नहीं तू, और कौन से पैसे? सेठ जी, मैं किशन हूँ। मैं जूते सिलने का काम करता हूँ। पिछले साल मैंने आपके पास पूरे 5,000 रुपए जमा करवाए थे। मुझे उनकी बहुत जरूरत है। अरे बोला ना, मैं किसी किशन विशन को नहीं जानता। अगर तेरे पास कोई कागज है तो दिखा, वरना भाग यहां से। सेठ जी, उस समय आपने अपनी जुबान का भरोसा दिलाया था और कागज देने से मना कर दिया था। अब मेरे पैसे लौटा दीजिए। गांव में अकाल पड़ा हुआ है और मेरा बच्चा बीमार है। वाह रे, ऊपर से बच्चे का बहाना बना रहा है। पूरा गांव जानता है कि मैं बिना लिखत पढ़त के कोई लेन देन नहीं करता। आप गरीब का पैसा मार रहे हो सेठ जी। मैं आपकी शिकायत थाने में करूंगा। अच्छा, तुझ जैसे लोगों से कैसे निपटना है मैं जानता हूँ। कालू, अरे ओ कालू, कहाँ है तू? हाँ सेठ जी, मैं तो खाना खा रहा हूँ। खा खा कर गैंडे जैसा हो रहा है तू। जा, इस मोची को ले जा और इसकी ऐसी खातिरदारी कर कि यह दोबारा इधर न दिखे। नहीं सेठ जी, मुझे छोड़ दो। ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। गांव लखनपुर में अकाल पड़ा हुआ था। खेत सूख चुके थे और लोग भूख से तड़प रहे थे। इसी गांव में मोहन रहता था, अपनी पत्नी सुनीता और बूढ़े हरिराम काका के साथ। भूख और गरीबी से उनका जीवन नरक बन चुका था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन और एक हरिया नाम का भाई समान बैल था, जिसके सहारे वो अपना जीवन चलाता था। और इसी तरह वो हर दिन अपने स्वर्गवास माँ बाप के फोटो के सामने बात करता था। माँ बाबूजी, आप लोगों के जाने के बाद गांव में अकाल ही पड़ा है। मेरे पास बचा तो ये बैल हरिया और रह गया तो ये 1.5 सारा कर्जा। जमीन गई वो अलग, और वो जमींदार थोड़े देर में मेरे सर पर आ खड़ा हो जाएगा अपने कर्जा मांगने। अब आप ही बताओ, अब क्या करूं मैं? हम कहां जाए? घर में खाने के लाले पड़े हैं। में ही थोड़ी देर बाद मोहन जब बैल को चारा दे रहा होता, उसकी नजर जमींदार पे पड़ती है, जो कि चलते हुए उसके पास ही आ रहा होता है। कैसे रे मोहन, इतने दिन हो गए मेरा पैसा वापस नहीं किया। हर महीने कोई ना कोई बहाना बना लेता है। सेठ जी, मैं आपके पैसे इस साल वापस कर दूंगा। मुझे थोड़ा समय चाहिए। आपको तो पता हो है, इस साल गांव में अकाल पड़ा है, जिसके कारण खेती भी अच्छी नहीं हुई है, और अभी के समय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, अकाल पड़ा है तो मैं क्या करूं? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अच्छा, एक काम कर, तू अपना ये बैल हरिया मेरे पास गिरवी छोड़ दे। जब पैसे हो जाएंगे तो वापस ले जाना। तब तक मैं इस बैल से हर दिन काम करवाकर अपना ब्याज वसूलता रहूंगा। क्या सेठ जी, ये बैल तो मेरे जीने का आखिरी सहारा है। अच्छा, तो मुझे अपने पैसे अभी चाहिए। नहीं दे सकता ना तो ये बैल मैं अपने साथ ले जा रहा। जब पैसे होंगे तब आ जाना और ले जाना अपने साथ। ना कहकर सेठ मोहन के बैल हरिया को अपने साथ ले जाता है। मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मेरी कर्ज के कारण तुम्हें ये लोग न जाने क्या से क्या काम करवाएंगे। फिर एक दिन मोहन की पत्नी सुनीता मोहन से बोलती है, सुनिए जी, हमारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। घर में ना अनाज बचा है न पैसा। अब तो एक वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल है। हाँ सुनीता, गांव में अकाल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। खेत बंजर हो गए हैं, कुएं सूख चुके हैं। अब तो लगता है दूसरे गांव जाकर ही काम ढूंढना पड़ेगा। ठीक कहते हो जी, इस गांव में अब कुछ नहीं रखा है। तो मैं कल सुबह ही काम की तलाश में निकलता हूँ। अगली सुबह मोहन दूसरे गांव के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर चलने पर वो रामनगर गांव में पहुंच जाता है। वहां हरियाली थी, खुशहाली थी,
और अमीरी थी। वाह, कितना सुंदर गांव है। हर तरफ हरियाली और खुशहाली है। यहाँ मुझे जरूर कोई काम मिलेगा। कुछ दूर चलने के बाद मोहन ठाकुर राजवीर सिंह के महल पहुंचा। मोहन ने ठाकुर साहब से कहा, नमस्ते ठाकुर साहब, मेरा नाम मोहन है। मैं लखनपुर से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैं काम की तलाश में आया। ठाकुर ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और कहा, अरे, मैंने तुम्हारे गांव की स्थिति के बारे में सुना है। मोहन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, पर पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं। आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, जो भी काम देंगे मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। ठीक है। फिर दोनों ठाकुर राजवीर सिंह के खेत की तरफ बढ़ने लगे। ये खेत देख रहे हो, पूरे 10 एकड़ का है। इसकी देखभाल तुम्हें करनी होगी। बीज बोना, पानी देना, खरपतवार हटाना, सब काम तुम्हारा होगा। महीने के 500 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। इतना बड़ा खेत, और अब और कोई चारा भी तो नहीं। ठीक है ठाकुर साहब, मैं कर लूंगा। बस एक विनती है, मैं नया हूं, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। कोई टूटी फूटी झोपड़ी भी मिल जाए तो। ठीक है, गोदाम के पास एक पुरानी झोपड़ी है, वहां रह सकते हो। धन्यवाद ठाकुर साहब। मोहन झोपड़ी में रहने लगता है और खेत में मेहनत करता है। मोहन दिन रात खेत में हल चलाता है, उसमें बीज डालता है, बारिशों में भी खेत की देखभाल करने लगता है। उसकी मेहनत से खेत लहलहा उठता है। मोहन की मेहनत से खुश होकर ठाकुर ने उसकी तनख्वाह 500 से 1000 बढ़ा देते हैं और देखते देखते उसे 2 साल हो जाते हैं। अब उसे अपने बैल हरिया की चिंता सताने लगती है। फिर वो सुनीता को भी यही बुला लेता है। देखो सुनीता, मेहनत से मैंने ये झोपड़ी बनाई है। अब हमें चैन से सोने को मिलेगा। एक सुबह खेत पर जाते समय मोहन को रास्ते में एक घर के बाहर बहुत भीड़ दिखाई देती है। हाँ चाचा जी, अगर आपको किसी पर कोई शक है तो मन में बताओ। आसपास भी ऐसी काफी घटनाएं हो रही हैं। नहीं दरोगा जी, हमको किसी पर कोई शक नहीं है। पता नहीं है कौन कर गया। अरे भाई, क्या हुआ यहाँ? यह दरोगा जी किस बारे में पूछताछ कर रहे हैं? अरे क्या बताएं भैया, हमारे गांव में आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। अभी सुबह सुबह अपने हरिराम चाचा है ना, जिनसे दरोगा जी पूछताछ कर रहे हैं, इनके घर ही किसी ने हाथ साफ कर दिया। ये कुछ देर फ्रेश होने के लिए खेत में क्या गए, उतने में ही इनके यहाँ चोरी हो गई। यह वहां पे साफ करते रह गए और यहाँ किसी ने इनका घर साफ कर दिया। सारा जीवन का जमा पूंजी कोई चुरा ले गया। चोरी की खबर सुनते ही मोहन घबरा जाता है और वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचते ही वह अपनी पत्नी को गांव में होने वाली चोरियों के बारे में बताता है। सारी बातें सुनकर सुनीता कहती है, हाँ जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारी सालों की मेहनत कहीं बेकार न जाए। क्यों ना आप एक बार ठाकुर साहब से बात करो? हाँ, सही कह रही हो सुनीता। मैं आज ही ठाकुर साहब से जाकर इस बारे में बात करता हूँ। वो कोई ना कोई सलाह जरूर देंगे। चलो, मैं चलता हूँ। मोहन तुरंत ठाकुर युद्धवीर सिंह के घर जाता है और उससे कहता है, ठाकुर साहब, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा है जो मैंने घर पर रखे हुए हैं। मुझे उन पैसों की चोरी की बहुत चिंता हो रही है। आप तो जानते हैं कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और बस रात को ही घर सोने जाता हूँ। और मेरी पत्नी सुनीता को भी दिन में कभी कभी जंगल से लकड़ी लाने और पीने के पानी के लिए नदी तक जाना पड़ता है, जिस वजह से घर खाली रहता है। इसलिए मुझे हर दिन उन पैसों की चोरी की चिंता सता रही है। हाँ भोला, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में चोरी के नए नए किस्से सामने आ रहे हैं और जब घर खाली रहता है तो चोरी होने की संभावना भी जरूर है। देखो भोला, ऐसी स्थिति में तो गांव में बस एक ही जगह है जहां तुम्हारा पैसा एकदम सुरक्षित रह सकता है, और वो है सेठ धनपाल सिंह का घर। इस गांव के सेठ धनपाल सिंह बहुत ईमानदार और दयालु हैं।
ऐसा मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना है और उनके घर पर बहुत से पहरेदार भी रहते हैं, तो वहां चोरी होने की संभावना ना के बराबर है। इसीलिए तुम अपने सारे पैसे उनके पास रख सकते हो। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आज ही सेठ जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या भी बताता हूँ। उस दिन भोला अपना सारा काम जल्दी खत्म कर सेठ धनपाल सिंह के घर पहुंच जाता है। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम मोहन है। मैं ठाकुर युद्धवीर सिंह के यहाँ काम करता हूँ। सेठ जी, मैं कई सालों से ठाकुर साहब के पास खेती का काम कर रहा हूँ, जिससे मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। दरअसल बात यह है कि आजकल गांव में चोरी की बहुत समस्या बढ़ गई है, जिस वजह से मुझे अपने पैसे घर में रखने में डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? सेठ जी, यही कोई 10,000 से रुपये हैं मेरे पास। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी रकम है। कुछ और पैसे हो जाएंगे तो मैं अपने गांव के जमींदार का कर्ज चुका दूंगा और अपने बैल हरिया को उनसे वापस ले आऊंगा। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसीलिए मैं अपनी सारी जमा पूंजी कुछ वक्त के लिए आपके पास रखने आया हूं। हाँ हाँ मोहन, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। तुम सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। ये लीजिए सेठ जी, यह पूरे 10,000 हैं। आप गिनकर देख लीजिए। अब गिनने की क्या जरूरत है? तुम ठाकुर के आदमी हो ना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मोहन अपने पैसों की थैली सेठ धनपाल सिंह को दे देता है। समय बीतता रहता है। मोहन ईमानदारी और मेहनत से ठाकुर के यहाँ काम करता रहता है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाते हैं और इन 1 सालों में मोहन के पास कुछ और पैसे जमा हो जाते हैं। एक दिन वह सोचता है, बहुत साल हो गए हैं ठाकुर साहब जी के यहाँ काम करते हुए, पर जीवन भर तो मैं उनके खेत में काम नहीं कर सकता। ठाकुर साहब हैं तो बहुत अच्छे आदमी, पर अब मुझे अपनी बैल को वापस लाकर और जमीन लेकर उस पर ही मेहनत करनी चाहिए, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। इन 1 सालों में मेरे पास कुछ और पैसे जमा हो गए हैं और 10,000 रुपये सेठ धनपाल के पास जमा है। हाँ, यह ठीक रहेगा, आज ही जाकर सेठ से अपने पैसे मांग कर ले आता हूँ। यह सोचकर मोहन धनपाल सेठ के घर चला जाता है। नमस्ते सेठ जी, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। हैं? कौन हो भाई? मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। मेरा नाम मोहन है। मैं ठाकुर युद्धवीर सिंह के यहाँ काम करता हूँ। 1 साल पहले मैंने आपको 10,000 रुपये संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? भाई साहब, हर रोज मेरे पास ना जाने कितने लोग आते हैं अपना पैसा रखने के लिए, पर मैं किसी का नाम और चेहरा नहीं भूलता। पर जहां तक मुझे याद है, मोहन नाम का एक भी आदमी आज तक मेरे पास नहीं आया। फिर भी यदि तुम्हारे पास कोई कागजात हो तो दिखाओ, क्योंकि मैं हर आदमी से कागज पर ही लेन देन करता हूं कि किसने मुझे कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं। इन सब का लेखा जोखा रहता है मेरे पास। सेठ जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। हाँ भाई, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, इसीलिए तुमसे कागज मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि जब तुम किसी से पैसों का लेन देन करते हो तो तुम्हें कागज पर लिख कर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। अरे क्या झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है तूने? लगता है तू कोई ढोंगी है जो मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आया है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। कालू, अरे ओ कालू, अरे कहाँ मर गया कमबख्त? धनपाल के आदमी मोहन को लात डंडों से खूब मारते हैं और उसे धक्के देकर निकाल देते हैं। घायल मोहन अपने घर चला जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। घाव के दर्द के कारण मोहन ठाकुर के घर काम पर नहीं जा पाता, इसलिए अगले दिन ठाकुर ते से मिलने उसके घर आ जाते हैं। वह देखते हैं कि मोहन घायल अवस्था में खाट पर लेटा हुआ है और बहुत चिंता में नजर आ रहा है। तभी ठाकुर पूछता है, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? तभी मोहन सारी कहानी बताता है।
सब सुनने के बाद ठाकुर बोलता है, अरे बाप रे, यह तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो उस धनपाल के बारे में अच्छा ही सुना था। मैं भी नहीं जानता था कि वह इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं कि हर साल इसकी संपत्ति इतना ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने ही तुम्हें उस धनपाल के पास जाने की सलाह दी थी। यह सारी गलती मेरी है। तुम चिंता मत करो मोहन, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूं। अगले ही दिन ठाकुर बहुत सारे पैसों को एक बैग में भरकर खुद सेठ धनपाल के घर जाता है और बिना लिखा पढ़ी के 1 लाख जोड़कर आ जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन ठाकुर अपना पैसा लेने सेठ धनपाल सिंह के पास पहुंच जाता है। धनपाल अपना पुराना नाटक शुरू कर देता है और लेन देन के कागजात दिखाने बोलता है। ठाकुर बात को समझ जाता है और उसी पल वहां से चले जाता है। और अगले ही पल दरोगा के साथ लौट आता है। इंस्पेक्टर साहब, इस धनपाल सेठ ने ही मेरा बैग चोरी किया है, जिसमें 1 लाख रुपए नगद और कुछ सोने के गहने हैं। हाँ भाई धनपाल, अरे कहाँ रखा तुमने ठाकुर साहब का बैग? चोरी ये क्या कह रहे हो ठाकुर साहब? दरोगा जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये सब मुझे फंसा रहे हैं। दरोगा जी ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा तो यो बात है, तलाशी लेते हैं घर की। दरोगा तुरंत अपने आदमियों से सेठ के घर की तलाशी करवाता है, जिसमें पैसों से भरा बैग मिल जाता है। अपने बैग को पहचान लेता है और कहता है, यही मेरा बैग है। दरोगा जी, ये देखिए, मेरे पास बैंक से निकाले इन सभी पैसों की रसीद और सुनार की दुकान से खरीदे इन सभी गहनों की भी रसीद है। यह बैग मेरा ही है। दरोगा जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये बैग तो ठाकुर साहब ने मुझे खुद संभालने के लिए दिया था। इसके पास कोई कागज भी नहीं है। ओए धनपाल सिंह, घना झूठ बोल रहा है रे तू। अगर तन्ने ठाकुर साहब से इस पैसे का लेन देन किया है तो कोई कागज भी तो बनाए होंगे। कहाँ है वो कागज? तू तो पक्का काम करे है ना? मन्नत थारी सारी कंप्लेंट मिल चुकी है कि तू कैसे इतने सालों से लोगों को ठग रहा है, और तेरे साथ साथ तेरे इन दोनों चंगू मंगू पहलवानों की भी खबर है। आज तक गांव में जितनी भी चोरियां हुई हैं वो इन दोनों ने तेरे कहने पर ही की है। धर लो रे इन सबको और खूब खातिरदारी करना इनके गुर्दे फोड़ देना कूट कूट के। इस तरह ठाकुर के तेज दिमाग के कारण लालची धनपाल पकड़ा जाता है और उन सभी लोगों के पैसे दरोगा ने वापस दिलवा देता है जिनको धनपाल ने ठगा था, जिसके बाद उस गांव में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।